साल एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की जंग को लेकर पीर का दिन बहुत अहम बन गया है। जंग अब बहुत ही खतरनाक मरहले में दाखिल हो रही है। इस बार कहानी सिर्फ जंग की नहीं बल्कि अगले चंद घंटों में जो होने जा रहा है वो पूरी दुनिया की सांसें रोक सकता है। पूरी दुनिया एक नाकाबिले बर्दाश्त बहरान का शिकार हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे वाली डेडलाइन अब से ठीक 2 घंटे बाद रात 12 बजे खत्म होने जा रही है। ट्रंप ने पीर की दोपहर 1 बजे फौजी हुक्काम के साथ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। ट्रुथ सोशल पर ईरान को धमकी यह दी है कि आबनाए हरमज को खोल दो वरना तुम जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारने जा रहे हो। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीर के दिन दुनिया का मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। अमेरिकी सदर ने ईरान में पुलों और तवानाई तंसीबात को तबाह करने की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान खलीजी ममालिक की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाएगा, जिसका खुमियाजा पूरी दुनिया को चंद दिन या चंद माह नहीं बल्कि दहाइयों तक भुगतना पड़ेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबरा फातेह बैरोल खबरदार कर चुके हैं कि मशरिक़ वुस्ता में जारी इस जंग में पहले ही 9 खलीजी ममालिक में वाक़े 40 से ज़ायद तवानाई तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। यह सूरत हाल 1970 की दहाई के तेल बहरान और 2022 की रूस यूक्रेन जंग से भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। तेल की कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर जा चुकी हैं और आलमी मईशत $200 फी बैरल की पेशगोइयों से लरस रही है। उधर रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर बड़े हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। सिर्फ अमरीकी इशारे का इंतजार है। एक सीनियर इसराइली दिफाई ओहदेदार के मुताबिक यह हमले किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू पहले ही दावा कर चुके हैं कि एक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले के बाद ईरान की फौलाद की पैदावार का 70% हिस्सा तबाह कर दिया गया और यह सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब ईरान भी खामोश नहीं। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में महशर पेट्रोकेमिकल जोन में 5 अफराद जाँ बहक और 170 जख्मी हो चुके हैं, जबकि 30 से ज्यादा जामियात को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान का कहना है यह सिर्फ जवाब की इब्तदा है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया। उधर खलीजी ममालिक भी इस आग की लपेट में है। कुवैत की हुकूमत के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमलों में पावर प्लांट्स, वजारत तेल और पानी साफ करने वाले कारखाने मुतासर हुए। बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी सनती तंसीबात बंद करना पड़ी और सबसे बड़ा खतरा आबनाए हरमज से दुनिया के तकरीबन 20% तेल और गैस की तरसील होती है। इसके साथ बाबुल मंदब की अगर बंदिश हुई तो तवानाई मसनूआत और तिजारत की आलमी सांसें रुक जाएंगी। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है। हाजरानी मअतल, सप्लाई चेन तबाह और ईंधन नायाब हो जाएगा। अमेरिका के ईरान से 2 वाज़ेह मुतालबात हैं। ईरान जौहरी मुज़ाकरात करे और आबनाए हरमज खोल दे, मगर ईरान इनकार कर चुका है और गैर संजीदा और गैर मुतवाजन इस मुतालबे को करार दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर पीर के रोज सदर ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करते हैं और अमरीकी फौज कार्रवाई का आगाज करती है तो फिर मंजरनामा क्या होगा? क्या ईरान खलीजी ममालिक के तेल के मराकज़ को निशाना बनाकर दुनिया को तवानाई बहरान में धकेल देगा? क्या यह जंग एटमी खतरात तक भी पहुंच सकती है, जैसा कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची खबरदार कर चुके हैं? रूस ने ईरान के एटमी मराकज़ से अपने अमले को निकाल लिया है। यह इशारा किस तरफ है? क्या कोई ऐसा तूफान आने वाला है जो आलमी मईशत, अमन और मुस्तकबिल सब कुछ बहा कर ले जा सकता है? सवाल यह है, क्या दुनिया इस तबाही के लिए तैयार है? नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर मशरिक़ वुस्ता अमूर मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी अमूर के हवाले से एक स्ट्रांग ग्रिप रखते हैं कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफ़र साहब, 48 घंटे की एक डेडलाइन दी गई थी और आज रात ये 12 बजे डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी सामने आ गया है कि अब ये जहन्नम में रहेंगे ईरान से मुतल्लिक़, और उन्होंने बताया कि पुलों पर और दीगर तंसीबात पर हमले होंगे। अब दुनिया क्या मंजर देखने जा रही है जो अब तक इस जंग में नहीं देखा? इसकी इंटेंसिटी किस हद तक बढ़ जाएगी और फिर क्या सिर्फ 2 ही फरीकैन रहेंगे, अमेरिका और इसराइल, या इसमें मजीद ममालिक भी शामिल हो जाएंगे? जी, जहां तक तो इस अल्टीमेटम का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं ये कोई अमेरिका की तारीख में ये कोई पहला और आखिरी अल्टीमेटम नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कुवैत से निकलने के हवाले से सद्दाम हुसैन साहब को भी इसी नौइयत के अल्टीमेट जो बुश सीनियर साहब थे उन्होंने दिए थे और उसके बाद उन्होंने उस अल्टीमेटम को यानी ख़त्म होने के बाद कार्रवाई करके भी दिखा दी। इसी तरीके से जो बुश जूनियर हैं उन्होंने भी इसी नौइयत की कार्रवाई जो है उसामा बिन लादेन की हवालगी के हवाले से जो तालिबान को दी थी और फिर उन्होंने तकरीबन अक्टूबर 2001 में उसी अल्टीमेटम
के ख़त्म होने पे जो है वो एक्टिविटी कर दी थी। अब आप देखिए कि और इससे माजी में भी इसी नौइयत की एक बिल्डअप हुआ था जॉन एफ कैनेडी के ज़माने में, कि जब ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था और रूस से मुतालबा किया था कि अपने मिसाइल निकाले, लेकिन वो किसी तरीके से अवर्ट हो गया था, शायद कोई सैनिटी प्रिवेल कर गई थी। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, लगता है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने माजी के अपने ये दोनों बुश जूनियर और सीनियर जो है उनके अल्टीमेटम से मुतासर होकर ये अल्टीमेटम दिया है, लेकिन उनके नताइज पर नजर नहीं रखी कि उन अल्टीमेटम के नतीजे में हासिल क्या हुआ, अमेरिका को इराक के अंदर क्या हासिल हुआ और अफगानिस्तान के अंदर क्या हासिल हुआ। इराक की ईंट से ईंट बजा दी गई और वहाँ फिर एक नाम नहाद जिसे कहना चाहिए एक आमर की हुकूमत के खात्मे के बाद दुनिया की महंगी तरीन जमहूरियत के उन्होंने इंतखाबात करवा के भी मज़ा देख लिया। और आज देखिए कि वही इराक जो है वहाँ पे एक जो पीपल मोबिलाइजेशन फोर्स है और उसके साथ साथ दीगर जो ईरान नवाज तंजीमें हैं वो आज भी उनका जो है वो जीना। अच्छा, एक चीज कतल कलामी की माजरत मंसूर जाफर साहब, एक चीज इसमें इफ्स एंड बट्स भी हैं जो बयान वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आबनाए हरमस को ना खोला गया तो फिर ये हमला होगा। तो क्या एक ऑप्शन है कि आबनाए हरमस के हवाले से ईरान का जो मौक़िफ़ है वो उससे पीछे हटता है तो मामला किसी तरफ सेटल डाउन हो सकते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट्स है ना उसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो इन इटसेल्फ उनके कुछ ज़हनी खलजान को उसकी अक्कासी करती है। माजी में इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि हमारा तो आबनाए हरमस से कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो तेल अपना वाफर है, जिसने लेना है जेट ऑयल हमसे ले ले, नहीं तो जाके आबनाए हरमस खुलवा ले। तो ऐसे में आबनाए हरमस को एक उस यानी उस पर एक लिहाज से बेट करना या उसके बारे में इफ एंड बट को शामिल करना, ये तो सिर्फ और सिर्फ हर रोज एक नया गोल पोस्ट क्रिएट करना है। और शुरू रोजे अव्वल से इस जंग से वो इसी नौइयत के मुख्तलिफ गोल पोस्ट चेंज करते रहे, जिसकी वजह से ये जंग इस मरहले तक आ गई है। क्योंकि असल में तो जो उनके जिस शख्सियत ने या जिस मुल्क ने उन्हें इस जंग में धकेला है, अभी उनके मकासद पूरा होना बाकी हैं। और अगर वो समझते हैं कि उनकी मिलिट्री ख़त्म हो गई है, उनके फ़ज़ाइया ख़त्म हो गई है और उनका सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आप देखिए कि जिस फ़ज़ा को तस्खीर करने के वो दावे कर रहे थे, उसी फ़ज़ा में उनके अपने भी तैयारे जो है वो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर रेस्क्यू के दौरान जो बताया जा रहा है कि कुछ इंफ्रारेड शुआएं इस्तेमाल करके जो है उनके कुछ तैयारों को गिराया भी गया है। इस नौइयत की इतलात अनकन्फर्म्ड आ रही। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप साहब बुनियादी तौर पे जिस शिकस्त खुर्दा यानी एक हारे हुए जवानी वाला उनका हाल है कि अब मैं तो सब कुछ हार गया हूँ अपना, अब मैं तुम्हारा भी कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैं वो इस मरहले पर आ चुके हैं। लेकिन मैं कामरान यूसुफ साहब से भी यही बात जानना चाहूंगा। फिर बढ़ते हैं कि आपने कहा कि जहां तक ये चली गई है अब इससे आगे कहां तक जा सकती है, क्योंकि और भी ममालिक हैं जो इंगेज हो सकते हैं, क्या वो होंगे नहीं होंगे, पाकिस्तान का किरदार क्या है, इस पर बात करते हैं। लेकिन कामरान यूसुफ साहब, 48 जो घंटे की डेडलाइन, 10 दिन की डेडलाइन थी वो ख़त्म हो जाएगी आज रात को। उसके बाद क्या मंजरनामा होगा? क्या ये जिस हदूद में अब जंग लड़ी जा रही है क्या ये इससे तजावुज़ कर जाएगी या इन्हीं हदूद में रहेगी? सबसे पहले तो जब ये अल्टीमेटम खत्म होगा तो क्या अमेरिकी सदर ट्रंप पहले की तरह जो 2 मरतबे कैश हो रही थी उसमें पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा था, तो जो अल्टीमेटम जब ये खत्म होगा, अगर ये डेडलाइन एक्सटेंड उस तरीके से नहीं होती, इसका ये मतलब है कि शायद जो बिहाइंड द सीन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही या उसका इम्कान नहीं है, तो वो भी एक उसकी इंडिकेशन होगा। लेकिन अगर वो ये डेडलाइन एक्सटेंड करते हैं तो इसका मतलब है कि अभी भी कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मौजूद है कि जहां पर बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जा सके। क्योंकि अगर अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी धमकी के ऊपर अमल दरामद किया, यानी कि जो ईरान की जितनी तवानाई की तंसीबात हैं उनको निशाना बनाया, तो ईरान ने अभी तक शो किया है कि डिस्पाइट जो भी उनके नुकसानात हुए हों, वो अभी भी ये सलाहियत रखते हैं कि जवाब में वो जो गल्फ कंट्रीज के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि फिर वहां पर जो जितनी एनर्जी की तंसीबात हैं उनको निशाना बनाएंगे। ऑलरेडी इस जंग की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको बहुत नुकसान हो चुका है, और अगर यहाँ पर जो एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस रीजन के अंदर अमेरिका ने भी और ईरान ने भी जवाबन निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो फिर तो बड़ा कैटेस्ट्रॉफिक होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में डेडलाइन खत्म होने के बावजूद ये इतना आसान फैसला नहीं होगा अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए। अगर वो ये फैसला करेंगे तो मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा कैटास्ट्रॉफिक होगा। अब मंसूर जाफर साहब, अब क्योंकि ये जो डेडलॉक का पूरा प्रोसेस हमने देखा, इसमें पाकिस्तान है, तुर्किया पाकिस्तान के अंदर आता है, कतर है, खुद सऊदी अरब है, फिर चाइना है, क्या ये कामयाब नहीं हुआ और या इसकी वजह से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई है? इसका आपको मौजूदा स्टेटस क्या नजर आता है?
देखिए जी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इस वक्त जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है वो एक मुल्क पर तो हमें वाज़ह दिखाई दे रहा है। मेरी मुराद ईरान और सऊदी अरब हैं, क्योंकि इब्तिदा में जो एक थोड़ा बहुत दोनों के स्टांस में एक सॉफ्टनिंग पैदा की गई थी। सऊदी अरब इस वक्त भी उस पर कायम है और सऊदी अरब इसी वजह से इस जंग के हवाले से वो हिद्दत और यानी वो सख्त मौक़िफ़ जो है उसका इजहार नहीं कर रहा। अदरवाइज पोटेंशियल तो तमाम मुल्कों के पास है कि वो इस जंग में कूद पड़े और इसका हिस्सा बन जाए, लेकिन हर मुल्क यकीनन अपने मारूजी हालात और ख़ासतौर पे अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स और जो मिशन उन्होंने अपने लिए मुकर्रर कर रखे हैं उसकी रोशनी में ये फैसला करेगा। तो सऊदी अरब ख़ासतौर पे रीजन में जिस अंदाज से अपनी एक रीडूइंग कर रहा है, अपने एनर्जी के रिसोर्सेज को और मुतबादिल तवानाई के ज़राए तलाश कर रहा है, फिर इसी तरीके से जो उनका 2030 विजन है उसको जिस अंदाज से लेके चल रहे हैं, उसको देखते हुए सऊदी अरब को तो यकीनन एक बड़ा ही जिसे कहना चाहिए ठोक बजाकर ये फैसला करना पड़ेगा कि वो इस जंग में कैसे हिस्सा ले और किस हद तक ले। यकीनन पाकिस्तान की मौजूदगी में उन्हें एक हौसला ज़रूर है कि इस जंग के वो शोले के जो ईरान की तरफ से माजी में इन पर लपके हैं, शायद उनकी हिद्दत और शिद्दत में आने वाले दिनों में भी कमी हो। और इसी तरीके से खित्ते के दो ममालिक इस वक्त जो है उनका जिसे कहना चाहिए किबला और काबा अभी भी इस वक्त वाशिंगटन और तेल अवीव दिखाई देता है। मेरी मुराद यूएई और बहरीन से है, और इन मुल्कों की तरफ से ऐसे गैर मुसद्दक़ा ऐलानात भी देखने को मिल रहे हैं कि जिसमें कोई इसराइल से ही कोई ऐसा उन्हें कोई शायद फीडबैक दिया जा रहा है कि आप एक ही हल्ले में अपने 3 जज़ायर जो है वो भी आज़ाद करवा लीजिए और आपको फलाह जो तनसीबात है वो भी आप सेव कर लीजिए, जबकि हकीकत हाल इसके टोटली मुखालिफ है, इसके बरक्स है। इस वक्त ये वो जज़ायर हैं जिसे माजी में भी यूएई जो है वो ईरान से नहीं ले सका, और अब भी यकीनन इस अगर हमाकत के नतीजे में या इस यकीन दहानी में इस वक्त यूएई जंग में आता है तो वो स्वयं अपने मुल्क की और अपनी जो एक इस वक्त पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और बर्बादी का सामान करेगा। ये जज़ायर शायद उसे फिर भी ना मिल सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कामरान साहब ने इंडिकेशन दी वो यकीनन उसमें एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि एक उम्मीद मौजूद है, और ख़ासतौर पे अगर खुदा न खास्ता जिस चीज़ को एक क़यामत बर्पा करने का नाम दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो कर दी गई तो ये क़यामत फिर यहाँ तक बरकरार नहीं रहेगी। देखिए, ऐसे में जिस मुल्क का नाम इसराइल है वो तो न्यूक्स के हवाले से भी एक टैक्टिकल उनकी तरफ से धमकियां दी जाती रही हैं। माजी में फ़लस्तीनियों को इसी तरीके से वो न्यूक्स से तबाह करने के ऐलानात और मुतालबात करते रहे हैं। तो उनका तो एजेंडा यही है कि रीजन पूरे का पूरा तबाही और बर्बादी से दोचार हो जाए, और जिस तरीके से ममालिक आपस में बदस्तों गिरेबान है उसके बाद सफाई हस्ती से मिट, यानी किसी के लिए आप समझते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन है और किसी के लिए ये कोई ना कोई इन्हीं मुल्कों में से अपने लिए अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहा है। अब कामरान साहब, ईरान को एतराज़ नहीं है पाकिस्तान आने में, जैसे अब्बास अराक्ची साहब ने कल ट्वीट करके बताया इस चीज़ को। फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान के वजीर आज़म की जो है वो ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर फिर डेडलॉक है कहाँ पर? क्यों ये मुज़ाकरात उस स्पीड से जिसका जब ये आगाज़ हुआ तो बात हो रही थी कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बन चुकी है, ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद के अंदर होंगे, क्यों नहीं हो पाए फिर? एक तो कल भी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो टेलीफोन पर राब्ता हुआ, तो ज़ाहिर है उससे अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो आज भी जारी हैं। और अगर पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा का बयान भी देखें तो उसमें वाज़ेह है कि पाकिस्तान अभी भी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो गिव अप नहीं कर रहा और चाहता है कि ये बातचीत के ज़रिए मामलात हल हों। और अभी तक ये क्यों कामयाब नहीं हो पाए, उसकी मेरे ख्याल में बड़ी ऑब्वियस रीज़न है कि अमेरिका तो तैयार है और तैयार था कि बातचीत हो जाए, लेकिन जो ईरान है उसको अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं है। पिछले 10 महीनों में 2 मरतबा ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए, लेकिन उन मुज़ाकरात के बावजूद ईरान का ख्याल है, और ये बिल्कुल बात ठीक भी है, कि मुज़ाकरात की आड़ में अमेरिका ने उसके बावजूद इजराइल के साथ मिलकर उन पर हमला किया। तो जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो एतमाद का है, यानी कि बदएतमादी का है। और यही वजह है कि अभी तक जो ईरान है, ईरान की वज़ीर ख़ारजा ने ज़रूर कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार नहीं किया, यानी कि ईरान अपने नुमाइंदे भेज सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी जंग जो ईरान के ऊपर इम्पोज की गई है उसको खत्म बंद होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो तो एग्जिस्ट करता है। अब जो बैक चैनल एफर्ट्स हो रही हैं, जो मेरा ख्याल है अभी भी हो रही हैं, पाकिस्तान उसमें एक रोल प्ले कर रहा है, चाइना की भी उसमें एंट्री हुई है, तो किस हद तक जो ईरान को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं जो भी स्टेक होल्डर्स हैं कि मुज़ाकरात को आप एक मौका दें, और जो पहली मरतबा या 2 मरतबा आपके साथ धोखा हुआ, शायद इस मरतबा आपके साथ धोखा नहीं होगा। तो सिचुएशन बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। जो पाकिस्तानी हुकाम से मेरी बात हुई है
वो यही कह रहे हैं कि हम एक हद तक कोशिश कर सकते हैं और जितनी हम कोशिश कर चुके हैं वो हमारे बस में है, हम कर चुके हैं और जो भी हमसे बन पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर दो फरीकैन आपस में नहीं बैठना चाहते तो पाकिस्तान एक हद से ज्यादा लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो कमरान साहब आप जिक्र कर रहे हैं कि जिन लोगों से आपकी भी बात हुई, क्या ये जंग अगर ईरान वसी करता है या ये वसी हो जाती है, अब तक तो पाकिस्तान के किरदार के हवाले से पूरी दुनिया में ये बात भी हुई और यकीनी तौर पर यह है कि पाकिस्तान ने गल्फ को रोका कि वो अटैक ना करे, रिटेलिएट ना करे, एग्रेशन ना दिखाए ईरान के इस मामले के हवाले से ईरान पर, तो क्या ये इसी तरह कायम रहेगा? अपने मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा और यही उसकी हिकमत अमली है और उस अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में फिर पाकिस्तान किसका साथ देता है किसका नहीं देता वो ये बात डिटर्मिन करेगी। जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी है और हम जो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि एक तो ये जंग होनी नहीं चाहिए थी, अगर हुई है तो इसका जल्द खात्मा होना चाहिए, फिर दूसरा पाकिस्तान ईरान हो या गल्फ के कंट्रीज हो, उनको पाकिस्तान थ्रू बैक चैनल्स अदरवाइज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर मुसलमान ममालिक आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान ईरान को भी कई मरतबा समझा चुका है और कह रहा है कि हमारा सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है, सऊदी अरब और जो बाकी ममालिक हैं उनसे तहम्मुल का मुजाहरा करने की भी बात कर रहा है कि आप बर्दाश्त जरा रिस्ट्रेंट करें। जो पाकिस्तान का इस वक्त फोकस है, पाकिस्तान तमाम जो फरीकैन है इस रीजन के अंदर मुसलमान ममालिक, उनको ये कह रहा है कि अगर आप आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो याद रखें कि ये किसी और का जो पर्पस सर्व नहीं करेगा सिवाय इजराइल के। तो ये लार्जर जो डिजाइन है इजराइल का उसको समझें कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अगर आपके ऊपर हमला किया है, ईरान ने जवाबन गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमला किया है, इजराइल ये चाहता है कि आपस में तमाम जो मुसलमान ममालिक लड़ना शुरू कर दें और इस पूरे रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी हो। तो इस बात को समझें, ये पाकिस्तान समझाने की कोशिश कर रहा है और अभी तक मेरे ख्याल में जाहिर है कि पाकिस्तान उस तरीके से कामयाब नहीं हो सका इन द सेंस के गल्फ कंट्रीज के अपने कंसर्न्स हैं ईरान को लेकर के, ईरान के अपने रिजर्वेशंस हैं। तो पाकिस्तान की इस वक्त कोशिश यही है कि किसी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को जितना जल्दी हो ये खत्म होना चाहिए या एटलीस्ट जो मुसलमान ममालिक हैं वो आपस में ना लड़ें। मंसूर जाफर साहब, अब इसके अंदर एक सबसे अहम पॉइंट एक ये भी है कि क्योंकि पाकिस्तान का सऊदीया के साथ एक पैक्ट भी है, सिक्योरिटी पैक्ट, तो क्या पाकिस्तान इस जंग में शामिल हो सकता है अगर ये एस्केलेट करती है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए हकीकी मानों में जो चैलेंज है वो इस मुज़ाकरातकारी में जो सहूलतकारी का मरहला है वो डे वन से ही शामिल रहा है और पाकिस्तान बड़ा टाइट रोप चलता रहा है और बड़ा फूंक फूंक कर जो कदम रखता है, क्योंकि इसमें यकीनन हमारा सऊदी अरब के साथ पैक्ट मौजूद है और उसके साथ साथ ईरान हमारा एक हमसाया मुल्क है जिसके साथ हम 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं और एक हिस्टोरिकल लिंक्स हैं सारी चीज़ें। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट है उसके जो कंटोर्स हैं अगर आप उनको थोड़ा स्टडी करें तो वो डिफेंस का है, उसमें ऑफेंस शामिल नहीं है। सऊदी ईरान पर जो जिस वक्त जो हमला है उस हवाले से यकीनन डिफेंस में जो लॉजिस्टिक्स हैं वो तो कहीं फराहम किए जा सकते हैं, वैसे उनको बावर कराया जा सकता है जैसे इस वक्त बहुत ज़्यादा बैकएंड डिप्लोमेसी के नतीजे में सऊदी अरब को बावर कराया जा रहा है कि वो इस जंग में हिस्सा ना ले या उस अंदाज से सख्त रद्दमल शो ना करें। तो पाकिस्तान इस हद तक तो है, लेकिन पाकिस्तान अगर यानी ये जंग फैल जाती है और ऐसी सूरत में सऊदी अरब को ईरान पर हमले की ज़रूरत पड़ती है तो मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान उस मरहले पे एक रिस्ट्रेंट शो करेगा और इस अंदाज से उस हमले का हिस्सा नहीं बनेगा। अब वो तो हम सब दुआगो हैं कि इसका वक्त ही ना आए, ये मरहला ही ना आए, क्योंकि हकीकी मानों में ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ख़ासतौर पे खित्ते की तबाही और बर्बादी की एक ऐसी तारीख जो है वो रकम हो जाएगी कि जिसको कई दहाइयों तक जो है वो मेकअप नहीं किया जा सकेगा। और वही बात जो की जा रही है कि इसमें किसी और का पर्पस सर्व नहीं होगा। एक ज़ायनिस्ट स्टेट ऑफ इजराइल जो एक अरसे से ख्वाब देख रही थी कि किसी तरीके से वो यहाँ पे ग्रेटर इजराइल जो है उसको एक्सटेंड करें, और यकीनन उसमें सऊदी अरब तो ख़ास तौर पे उनकी लास्ट डेस्टिनेशन है कि जहाँ से बाब खैबर से उनको यहूदियों को निकाला गया था, तो आज भी उसकी वापसी के लिए वो ख्वाब देख रहे हैं और उसके लिए पूरा लाओ लश्कर जो है वो तैयार रखे हुए हैं। और उसमें अमेरिकी ज़ायनिस्ट लॉबी से लेके आईपैक पता नहीं कौन कौन उनके सपोर्टर हैं, और इसमें हम बहुत सारे आकबतनाक देश हमारे रीजनल ममालिक भी तरक्की और एक लिहाज से सफारतकारी और कज़न ब्रदर्स रिलेशन के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, और उसमें इसराइली की एक लिहाज से मैं समझता हूँ सहूलतकारी या उसके लिए एक बड़ा जैसे ग्राउंड हमवार करके दे रहे हैं। तो उन्हें इसके शायद रेमिफिकेशन का अंदाज़ा नहीं है कि जिस कौम का नाम इसराइल है, ये मुल्क का नाम इसराइल है और उसमें बसने वाले जो यहूदी हैं
उनकी बदहती तो एक मुसल्लमा हकीकत है जिस पर कुरान करीम ने मोहर तस्दीक सब कर रखी है। उन्होंने हमेशा चीट किया है, डिच किया है। आप माहिदा ओस्लो को देख लीजिए, आप उसके बाद कैंप डेविड अकॉर्ड्स को देख लीजिए, जितने माहिदात, सो मच सो कि गजा जंग के मुख्तलिफ मराहिल में होने वाले सीज फायर देख लीजिए, उन तमाम के तमाम माहिदों में इसी बदहत कौम ने जो है वो हमेशा कमर बैक दिखाई है और उसके नतीजे में तबाही और बर्बादी आए रोज एक नित नई शक्ल में फलस्तीनियों का। अच्छा, एक सवाल तो ये भी मंसूर साहब होता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या खलीज के अंदर भी एक हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस नजर आएगा पाकिस्तान के हवाले से भी? मैं इस पर आता हूं, लेकिन कामरान यूसुफ साहब यही बात जो हम कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान हिस्सा बन सकता है उस जो हमने सिक्योरिटी का मुआहदा सऊदीया के साथ किया हुआ है, और अगर सऊदीया एग्रेशन की तरफ जाता है, सिचुएशन इस सतह पर पहुंच जाती है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का भी हालिया बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और साथ साथ ये भी खबरें आई कि इसराइल तैयारी करके बैठा हुआ है कि तमाम जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं ईरान के, वहां पर अटैक किया जाए, वो गो हेड का इंतजार कर रहे हैं। तो आने वाले 2-3 दिन तो ऐसे नजर आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जब अगर सऊदी एग्रेशन की तरफ आता है तो पाकिस्तान कहां पर होगा फिर? देखिए, इसके हवाले से जो बिल्कुल डिफेंस एग्रीमेंट तो हमारा है, लेकिन जो पाकिस्तानी हुकाम है वो बड़े मोहतात हैं, और उनका ये कहना है कि उसमें अभी तक अगर आप देखें जो सऊदी अरेबिया है, उन्होंने कोई जाहिर है कि कोई ऑफेंसिव कार्रवाई नहीं की, यानी कि ईरान की तरफ से जो भी ड्रोन्स और मिसाइल्स आ रहे हैं उनको वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो जो मेरी पाकिस्तानी हुकाम से या ज़राए से बात हुई है, उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारा जो भी मूव होगा वो डिफेंसिव होगा। यानी कि डिफेंसिव का मतलब ये है कि सऊदी अरब को कोई भी अगर बैरूनी खतरा होगा तो उसको डिफेंड करने के लिए हम आएंगे। तो इसका मतलब है कि बड़ी फाइन लाइन है। डिफेंड करने का मतलब ये है कि आप रिटेलिएट नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी हो, ईरान है या नो मैटर व्हाट, कोई भी अगर एक्सटर्नल थ्रेट है, तो अगर वो थ्रेट आ रही है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अपना रोल प्ले करेंगे, और जहां तक कोई ऑफेंसिव लॉन्च करने की बात है वो नहीं करेंगे। और वैसे भी जो मेरी सेंस है, बेस्ड ऑन जो मेरी पाकिस्तानी हुकाम से बात हुई है, गल्फ कंट्रीज के बाकी ममालिक के मुकाबले में सऊदी अरब की पोजीशन ईरान को लेकर के कदरे मोर प्रेगमेटिक है। जो पाकिस्तान का ख्याल है कि शायद सऊदी अरब जो है वो चीज़ों को समझता है, जो मैं इससे पहले जिक्र कर रहा था कि जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है इस सारी जंग का वो इसराइल को फायदा पहुंचाना है। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब उस बात को अंडरस्टैंड करता है। तो पाकिस्तान इज होपफुल कि उस तक बात नहीं जाएगी कि जहां पर पाकिस्तान को फैसला करना पड़े। यानी उम्मीद है पाकिस्तान की जानिब से कि मामला वहां तक जाना भी नहीं चाहिए। अब मंसूर जाफर साहब, एक मंजरनामा है जिससे कुछ कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी इसराइल है इसके अंदर, जो मशरिक़ वस्ता के अंदर सब कुछ हो रहा है, फिर जो मंजरनामा में ये नजर आ रहा है कि अगर अबनाए हरमज से कुछ ममालिक तेल की तरसील में मुतासर हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा चाइना मुतासर होता है। फिर वेनेजुएला पर अगर उनके सदर को वहां से उठा लिया जाता है अमेरिका की जानिब से, और फिर एक अमेरिकन सपोर्टेड रिजीम होती है, तो उससे भी सबसे ज्यादा चाइना ही मुतासर होता है तेल की तरसील के हवाले से। फिर ये खबरें जो सामने आ रही है कि अमेरिका खुद अपना तेल जो है वो ज्यादा बड़ी तादाद में अब बेच भी रहा है, रेट भी बढ़ रहा है, ये सब कुछ जब नजर आ रहा है तो फिर अल्टीमेटली ये किस तरफ जाएगा? जब उनको अपना फायदा हो रहा है और यहां पर पूरे गल्फ में नुकसान हो रहा है, तो क्या ये चीज वहां पर नजर नहीं आ रही या वहां पर दिखाई नहीं दे रही उन लोगों को? देखिए जी, जहां तक तो अमेरिका तेल की फरवाने की बात है, तो सिर्फ अमेरिकी तेल ही तो नहीं ना पीते हैं, उन्हें बीसी जरूरियात और भी हैं। खासतौर पे इसी आबनाए हुर्मुज़ से उनकी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं यहीं से गुजरती हैं। इसी तरीके से उनकी मुख्तलिफ जो इस वक्त ज़राअत में खाद इस्तेमाल होने वाली खादें हैं, दीगर आयरन ओर है, बहुत सारा सामान है जो इसी आबनाए से होके जाता है। अमेरिका के सदर दुनिया को सिर्फ तेल की नज़र से ही देखते हैं, क्योंकि वो एक कारोबारी आदमी है और उन्हें शायद इमीडिएट फायदा इस तेल की मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव की रोशनी में नजर आता है। लेकिन अगर यही सूरत हाल है तो इस वक्त जो उनके मुल्क के अंदर तकरीबन जो 90 लाख लोग मुजाहरे कर रहे हैं 3-3 शहरों में, तो वो किस बिना पे कर रहे हैं? वो यही महंगाई को रो रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया है, उनके जो मॉर्गेज उनके लिए बिल देना उनके लिए अजाब बन गया है। इसी तरीके से वहाँ पे भी यही सूरत हाल है, खासतौर पर महंगाई की और दीगर मामलात की। और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है एक कॉमन मैन को अमेरिका में भी मुतासर कर रही हैं, यूरोप में भी मुतासर कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ दुनिया तेल के सहारे नहीं चल रही है। तो लिहाजा ये तो बिल्कुल अपने आप को धोखे और फरेब में रखने वाली बात है कि हमारे पास तेल वाफर है, किसने लेना ले ले, जिसने नहीं लेना वो जाके वहां से ले ले। तो ये तो बिल्कुल एक बचगाना किस्म की बात है और एक थर्ड क्लास जो आड़तिया है इस नौइयत की बातें करता है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के सदर हैं वो इस नौइयत की गीदड़ भभकियां, यानी वो इस वक्त आपको अमेरिका के सदर कम लगते हैं, वो अमेरिका के सुल्तान रही आपको ज्यादा लगते हैं, मौला जट आपको ज्यादा लगते हैं। जिस नौइयत की वो धमकियां और बढ़ के मार रहे हैं और उसके नतीजे में दुनिया को एक आग के गोले के सामने जो ला खड़ा किया उन्होंने। और अगर खुदा न खास्ता
उनकी अकल पर पर्दा पड़ गया और उन्होंने हकीकी मानों में जो अपनी डेडलाइन को अमली जमा पहना दिया। तो उसके बाद का मंजरनामा जो वो उनके अल्फाज में वाकई ये क़यामत बर्पा होने वाली बात होगी। और मैं समझता हूँ तो उसकी हिद्दत और शिद्दत से कोई भी बचेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये हीट गल्फ तक महदूद नहीं रहेगी, ये यूरोप में भी जाएगी और अमेरिका में भी, अटलांटिक के परे भी जाएगी। और इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप साहब को शायद उनके जो इस वक्त हाल में उनके जो इर्द गिर्द जो हाफ मैड किस्म के लोग जो मशवरा देने वाले हैं, उनके शायद अभी ज़हन में ये बात रासख नहीं हो सकती। लेकिन मसला ये है कि 15 पॉइंट आए, फिर कहा 5 पॉइंट इधर से आए हैं, ये पॉइंट्स का तबादला तो हुआ लेकिन मीटिंग नहीं हुई। तो क्या अब ये डेडलाइन जब अपने अख्ताम को पहुंच रही है तो मामला कहां पर है, किस लेवल पर गुफ्तगू हो रही है, इन पॉइंट्स में से क्या किसी को आगे बढ़ाया गया और आगे क्या बात होगी फिर हो सकती है? देखिए, मुज़ाकरात जो दो तरह की बातें हैं यहाँ पर। एक तो आपको पब्लिकली नजर आता है कि जो राब्ते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के, कभी फॉरेन मिनिस्टर हमारे करते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मेरा ख्याल है इससे कहीं ज्यादा जो बिहाइंड द सीन बातचीत हो रही है, और वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर नहीं, वो इंटेलिजेंस और मिलिट्री लेवल के ऊपर हो रही है। और वो असल में वहां पर, और ऑब्वियसली ना मैं ना कोई और प्रिवी टू नहीं है उसकी जो भी वहां पर डिस्कशंस हो रही हैं। तो अगर अभी भी वो चैनल्स हैं, जो मेरा मानना है कि शायद आज से 2-3 दिन पहले तक भी वो चैनल्स जो हैं वो एक्टिवेट थे और बातचीत हो रही थी, तो ऐसा नहीं है कि जो 15 पॉइंट हैं या 5 पॉइंट्स हैं उससे बात आगे नहीं गई होगी। और ये जो 15 पॉइंट्स हैं या 5 पॉइंट्स हैं, आमतौर पर सिफातकारी के अंदर ये एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होती है। कुछ पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी जो फरीकैन होते हैं वो बातें करते हैं, बट एवरीबडी नोज कि जब बातचीत होगी तो ऐसा तो नहीं होगा किसी एक फरीक की तमाम बातें मान ली जाएंगी या दूसरा फरीक जो है मुकम्मल तौर पर उसको नजरअंदाज कर दी जाएगा। तो मिडिल ग्राउंड जो है वो ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो इस वक्त भी मेरा ख्याल में जो सबसे अहम एक नुक्ता है यहाँ पर, कि वैसे तो अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि इसके जो अहदाफ है हमने सारे जंग के अचीव कर लिए हैं, जो स्टिकिंग पॉइंट है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो बिहाइंड द सीन भी डिस्कशंस हो रही हैं, कोई इस तरीके का अरेंजमेंट हो जाए कि जहां पर अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो पहले वाली सूरत हाल है, जंग से पहले वाली, उस पर वापस आ जाती है और ईरान जिस तरीके से अमरीकी या उनके जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनके शिप्स को निशाना बना रहा है, वो छोड़ देता है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वहां पर दे देता है, तो शायद वो एक ऐसा नुक्ता हो सकता है जो तमाम फरीकैन। ठीक है, यानी कोई 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर अभी भी बात हो सकती है और ये चंद घंटे डिसाइसिव हैं, ये डिसीजन करेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है, तो इसके अंदर भी उस पर पेशरफ्त हो सकती है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब और कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ईरान की सरजमीन पर छुपे अमरीकी पायलट को ईरानी क्यों न ढूंढ सके और हजारों मील दूर बैठे अमरीकी कैसे उस तक पहुंचने में कामयाब हो गए। यह था दुनिया की फौजी तारीख का एक मुश्किल और नामुमकिन तरीन रेस्क्यू मिशन, जिसे मुकम्मल करके अमरीका दुश्मन के शिकंजे से अपना एहलकार जिंदा बचाने में कामयाब हो गया। यह कहानी बहुत सनसनीखेज है। इसका आगाज उस वक्त हुआ जब ईरान ने कामयाबी से अमरीकी F-15 तैयारे को निशाना बनाया। तैयारे में 2 अफराद सवार थे, दोनों ने इजेक्ट किया, मगर जमीन पर उतरने के बाद कहानी बदल गई। एक को फौरन निकाल लिया गया, दूसरा कहीं पहाड़ों में गुम हो गया और ईरान में फंस कर रह गया। आप अंदाजा करें, मौत के साए में घिरा एक पायलट, चारों तरफ फैले सुनसान पहाड़, सुनसान वादियां और हर लम्हा करीब आती हुई दुश्मन की फौज। ईरान ने तैयारे की तबाही के बाद आवाम से भी मदद मांगी कि वो अमरीकी पायलट को तलाश करने के लिए काम में हुकूमत का साथ दें। यही नहीं, बल्कि अमरीकी पायलट को जिंदा पकड़ने वाले के लिए $60,000 यानी 11 अरब ईरानी रियाल इनाम का ऐलान भी किया गया। ईरानी कबाइल भी सर्च ऑपरेशन में शामिल हो गए और ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा खोस्तान में बख्तियारी कबाइल ने राइफलें उठाए पहाड़ों का रुख कर लिया। यह वो लम्हा था जहां हर सेकंड कीमती था। एक तरफ अमरीकी फौज, दूसरी तरफ इस्लामी इनकलाबी गार्ड के सिपाही चप्पा चप्पा छान रहे थे। दोनों एक ही हदफ के पीछे थे। उन्हें तलाश थी जख्मी पायलट की, जो ईरान के लिए एक शिकार था और एक राज भी। हमले में अमरीकी पायलट जख्मी हुआ था, मगर वो चल सकता था, मगर ज्यादा देर नहीं। उसके पास सिर्फ एक पिस्तौल था और सामने दूर तक फैले हुए संगलाख पहाड़ थे। फिर भी वो 24 घंटे से ज्यादा देर तक अकेला रहा, जिंदा रहा। कभी दरारों में छुपता हुआ, कभी पत्थरों के पीछे सांस रोके। उसे मालूम था कि उसकी एक गलत हरकत उसकी जिंदगी का खात्मा कर सकती है, क्योंकि ईरानी उसे हर जगह तलाश कर रहे थे। उधर वॉशिंगटन में सिचुएशन रूम रोशन था। स्क्रीन्स पर एक नुक्ते को हर लम्हा मॉनिटर किया जा रहा था। यह दरअसल उसी पायलट की लोकेशन थी
सीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक सीआईए ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक पहाड़ी शगाफ में एयरमैन की दुरुस्त लोकेशन का सुराग लगाया और एयरमैन की सही लोकेशन पेंटागन को फराहम की गई। इसी दौरान सीआईए की जानिब से ईरान के अंदर यह मालूमात फैलाई गई कि एयरमैन पहले ही मिल चुका है और अब उसे ईरान से निकाला जा रहा है। हालांकि उस वक्त तलाश की कोशिशें जारी थी। लोकेशन कंफर्म होते ही सदर ट्रंप को ब्रीफ किया गया, जिन्होंने हुक्म दिया कि जैसे भी हो एयरमैन को वापस लाया जाए, चाहे कीमत कुछ भी हो। इस हुक्म के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसे खुद अमेरिका दुनिया का मुश्किल तरीन मिशन करार दे रहा है। दर्जनों जंगी तैयारे ईरानी फजा में दाखिल हुए। ईरानी हदूद में दिन की रोशनी में 7 घंटे तक मुसलसल मौजूद रहना और रेस्क्यू करना एक गैर मामूली कदम था। इस मकसद के लिए फजाई हमलों के जरिए ईरानी फोर्सेस को उस मुकाम से दूर रखा गया जहां अमेरिकी एहलकार छुपा था। हेलीकॉप्टर्स ने खतरनाक तरीन लैंडिंग की और एक लम्हा ऐसा आया जब जमीन, आसमान और मौत तीनों एक लाइन में खड़े थे। मगर इस तमाम तर मुश्किल के बावजूद अमेरिकी पायलट को जमीन से उठा लिया गया, जिसके बाद सदर ट्रंप ने अपने बयान में उसकी तस्दीक की कि अमेरिका ने अमेरिकी फौजी को ईरान के पहाड़ी इलाके से बाहिफाजत निकाल लिया है। उनके मुताबिक ईरानी फौज बड़ी तादाद में उसकी तलाश में थी और करीब ही पहुंच चुकी थी, मगर फिर भी उसे बचा लिया गया। ट्रंप के बकौल इस नौइयत के ऑपरेशंस खतरात के बायस शाज़ो नादर ही किए जाते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता चंद घंटों में अमेरिकी फौज ने अपनी तारीख के सबसे जुर्रतमंदाना सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक अंजाम दिया। दुश्मन अमेरिकी पायलट का शिकार करना चाहते थे, मगर वो कभी अकेला नहीं था। उसके कमांडर, वजीर दिफा और पूरी टीम उसकी लोकेशन को मॉनिटर कर रही थी। मेरे हुक्म पर दर्जनों तैयारे भेजे गए। वो जख्मी है मगर ठीक हो जाएगा। हम कभी भी किसी अमेरिकी फौजी को पीछे नहीं छोड़ेंगे और बगैर किसी नुकसान के ये मिशन मुकम्मल होना हमारी फजाई बर्तरी का सबूत है। लेकिन दूसरी तरफ ईरानी फौज ने गुमशुदा पायलट की तलाश के लिए किए गए रेस्क्यू मिशन को नाकाम करा दिया है, जिसके दौरान अमेरिकी फौज के 2 C-130 जहाज, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन तबाह करने का दावा किया गया। यह मिशन कितना मुश्किल था, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। जनरल साहब, एक तो किसी भी हंगामी सूरत हाल और जंगी सूरत हाल में पायलट्स को क्या ट्रेनिंग दी जाती है, या फोर्सेस के जितने भी लोग हैं उनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि जब दुश्मन के इलाके में फंस जाएं तो अपने आप को कैसे जिंदगी भी बचानी है और फिर रेस्क्यू तक भी पहुंचना है? और दूसरा, इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको क्या लगता है कि इस पायलट ने क्या हिकमत अमली अपनाई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो भी इस तरह के पायलट्स निकलते हैं उनके साथ एक तो मखसूस गैजेटरीज होती है जहां से वो अपने ट्रांसपॉन्डर के जरिए अपनी लोकेशन भेज सकते हैं। और सबसे पहली बात तो ये होती है कि उसने अपने आप को जी महफूज करना होता है, और कुछ वेपन्स भी, स्मॉल वेपन्स, पिस्टल्स की सूरत में उनके पास होते हैं, सर्वाइवल किट्स होती है, सर्वाइवल की चीज होती है। तो उन्होंने सर्वाइव करना होता है, एवेड करना होता है, अपने आप को हाइड करना होता है, और उसके बाद अपनी पोजीशन को या लोकेशन को, जब उसके रेस्क्यू मिशंस, क्योंकि इसकी बहुत ट्रेनिंग और रिहर्सल्स कराई जाती है जी। तो और अमेरिकन तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं, खासतौर पे तमाम पायलट्स को, कि उन्हें पता है कि उन्होंने डिफरेंट कमांड्स के नीचे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और खासतौर पे जो मिडिल ईस्ट में जो सेंट्रल कमांड के साथ ऑपरेट करते हैं, तो अफगानिस्तान, इराक, इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है जी इन चीज़ों का। तो एक मखसूस ट्रेनिंग होती है, और आई एम श्योर कि इसने अपने आप को पहले तो महफूज किया होगा, जहाँ पे ये गिरते हैं उससे ये दूर चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को हाइड करते हैं जी, ताकि वो सिविलियंस के हाथों या एनिमी फोर्सेस के हाथों में ना लग जाए। ऑफ कोर्स उन्होंने ईरानियन से अपने आप को महफूज किया होगा, और अगर ये कामयाब ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद फिर जब हेलीकॉप्टर्स या उस रीजन में आते हैं, तो एक तो यहाँ पे ये था कि एयर कंट्रोल जो था बड़ा क्लियरली वो अमेरिका के पास वो क्लेम कर रहे हैं कि कंट्रोल ऑफ द एयर इज विद अस। तो इसका मतलब है कि न्यू इट कि मेरे अपने रेस्क्यू मिशंस पे हेलीकॉप्टर्स या जो लोग पहुंचे होंगे वहां पर, उनके साथ इसका फिर एस्टेब्लिश हुआ होगा कांटेक्ट। और जनरल साहब, ये क्या कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं? इनके पास डिवाइसेस होती हैं, और इस पर्टिकुलर केस में भी आपको लगता है कि ये कम्युनिकेशन के जरिए आइडेंटिफाई हुआ कि इस मकाम पर मौजूद है? जी बिल्कुल, कभी भी, वरना तो ऐसे वो नीचे लैंडिंग की या हूवर पे कभी भी नहीं उठाने की कोशिश करेंगे। जब सिग्नल्स एमिट हुए होंगे और मस्ट बी फ्रीक्वेंसी ने पिक किया होगा, तो एग्जैक्ट उनको पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाती है जी रेस्क्यूइंग टीम्स को, कि ये यहाँ पर किस जगह पर मौजूद होगा, और ऑफ कोर्स फिर वहां से इनको एवैक्यूएट किया गया होगा।
और क्योंकि ये ऑपरेशन जो किया गया, ईरान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने 2 C-130, 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर, 1 ड्रोन और कुछ अमेरिकन फौजियों को भी जो है वो निशाना बनाया है। आपको लगता है कि एक शख्स को बचाने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन जो किया गया है ये कितना अहम होता है? देखिए, अगर तो एक तो ये फॉग ऑफ वॉर है, लेट अस कन्फेस। किसी इंफॉर्मेशन पे इतने जल्दी यकीन कर लेना, चाहे अमेरिकन हो या चाहे जो भी हो, अभी अमेरिकन है तो आई एम श्योर कि दे विल प्रोड्यूस दोज दैट इंजीनियर जो इन्होंने उठाया है पायलट के साथ जो थे, जो भी वहां पे, तो उसको वो दिखाएंगे मीडिया के ऊपर। अगर ईरानियंस के पास होता तो वो भी मीडिया पे उसको नहीं तो दिखा देते। बट एनीवेज क्लेम्स होते रहते हैं जी, वॉर में क्लेम्स होते रहते हैं। बहरहाल एक चीज कंफर्म है कि एक F-15 गिराया गया है और अमेरिकन भी उसको मान रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और अगर ये उनके पास रह जाता है ईरानियन के पास, तो ऑफ कोर्स इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज किया जाता, इसको वो लोग थोड़ी सी लीवरेज रखते। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, ये अमेरिकन जो है, वो क्लेम करेंगे जी हमने बड़ी सक्सेस अचीव की है, जिसको बूट्स ऑन ग्राउंड के करीब करीब ही इसको तशबीह देने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए जी हमारे लोग गए और वहां से हम रेस्क्यू करके ले आए। और अगर ईरानियंस ये मलबा जो भी चीजें बता रहे हैं, इनकी चीजें दिखाते हैं, देन वी हैव अ वेरी सीरियस सिचुएशन जी। फिर तो अमेरिका के लोग ऑलरेडी बड़े अवर्स हैं, 11% के करीब अप्रूवल्स हैं, या जो परसेंटेज स्पोर्ट में है कि जी ग्राउंड ऑपरेशन किए जाएं, 68% उसके खिलाफ है। 21% के करीब जो लोग हैं वो प्रोबेबली ये कह रहे हैं कि जी हम, उन्होंने कोई राय नहीं दी है। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ द ग्राउंड ऑपरेशंस इनसाइड ईरान। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इसको एक फतह के तौर पे ऑफ कोर्स करेंगे, इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। बट अमेरिकन पॉलिसी भी है कि वो थोड़ा सा अंडर प्ले करते हैं अपनी कैजुअलिटीज को। लेकिन इस 21st सेंचुरी में इतनी बड़े इक्विपमेंट की, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि C-130 भी है, और इस तरह की चीजों को छुपाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं तो एक्चुअली अभी ट्रैवल कर रहा था, मुझे लेटेस्ट पता नहीं है कि उन्होंने वो विजुअल्स सामने आए हैं या नहीं आए। नहीं, ये उन्होंने सिर्फ अभी तक दावा किया है, विजुअल्स सामने नहीं आए। लेकिन यहां पर एक सिचुएशन ऐसी बनी जनरल साहब, जिसके बारे से मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन को भी हम क्लियरली समझा सकें कि 2 पायलट्स थे, एक पायलट को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया और एक को किया गया 24 घंटे के बाद। तो इट मींस कि उसका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो शायद मुनक़ता हो गया हो। तो दूसरे कौन से जराए होते हैं? क्या वो उसको ओवरसी कर रहे थे किसी तरह, या वो दरार के अंदर, बताया गया कि वो एक दरार के अंदर था और फिर CIA ने पेंटागन को बताया और फिर पेंटागन ने कार्रवाई की? तो क्या वो ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग क्या थी कि वो किस तरह वहां तक पहुंचा होगा? और फिर और अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो और मींस क्या हो सकते हैं कि उसको फाइंड किया गया हो वहां पर? देखिए, और मींस यही हो सकता है कि अगर इंटेलिजेंस उनकी ऑन ग्राउंड वहां पे कोई मौजूद, बट एनीवेज वो उसने ट्रांसपॉन्ड किया होगा। सबसे पहले वो अपने आप को सेव करते हैं जी, और अपने आप को दूर ले जाते हैं लोगों से, क्योंकि वियतनाम वॉर में भी बड़े मिस हैंडल हुए थे। लेकिन ईरानियंस ने कम से कम इतना अनाउंस जरूर किया था कि उन्होंने बाउंटी भी रखी, लेकिन ये भी साथ अनाउंस किया कि उसको किसी किस्म का हार्म नहीं पहुंचाया जाए, पायलट को कोई हार्म नहीं पहुंचाया जाए। और फिर हमने भी, आपने देखा होगा, आपको याद होगा, इंडियन पायलट जो हमने पकड़ा था, शुरू में लोग गुस्से में थे, लेकिन जो मिलिट्री के लोग वहां पर मौजूद थे कश्मीर में, जब ये गिरे थे, अभिनंदन जब गिरा था, तो शुरू में कुछ लोगों ने उसको मिस हैंडल किया, थोड़े से लोगों ने, लेकिन उसके फौरन बाद जो मिलिट्री के प्रोफेशनल मिलिट्री, जब आर्मी वहां पे पहुंची, तो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया और फिर बड़े ऑनरेबल तरीके से इंडिया के हवाले किया। वो अलग बात है कि इंडिया ने अपनी, वो कहते हैं ना, औकात के ऊपर रहते हुए उसको बड़ा, कि अगर आप अभिनंदन हवाले ना करते तो क्यामत की रात होती। तो क्यामत की रात क्या होनी है तुम लोग को, वो इस तरह की चीजें हमने देखी हैं पास्ट में। बट एनीवेज, जिनेवा कन्वेंशन भी है, आल्दो के इस वॉर में तो कोई मोरालिटीज, कोई कन्वेंशंस, कोई चीज नहीं चल रही। एक जेनोसाइडल ऑपरेशन काफी दिनों से चल रहा है इजराइल की तरफ से मिडिल ईस्ट के अंदर, तो उसको तो किसी रिस्पेक्ट नहीं दी। बट प्रोफेशनल जनरल साहब, माजी में भी मिलिट्री के अंदर ऐसे इतना बड़ा ऑपरेशन देखा गया है जिस तरह ये अभी किया गया, क्योंकि एक वॉर की सिचुएशन और फिर जहाज भी डैमेज हो रहे हैं अमेरिका के, उसके बावजूद ऑन ग्राउंड वो वहां पर आए। माजी में भी इतना बड़ा ऑपरेशन कोई देखा क्या? देखिए, वॉर्स में तो होते रहे जी, जहाज भी गिराए गए और इजेक्ट्स भी होते रहे, लेकिन इस तरह इस वक्त ये जो ऑपरेशन चल रहा है, इसका इतना लार्जर स्केल है और इतना इम्पैक्ट लार्जर है कि एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस यूनिवर्स इज बीइंग इम्पैक्टेड जी। वो इम्पैक्ट हुआ है, इसकी वजह से ये जरा ज्यादा अनाउंस हो रहा है। फिर लॉट ऑफ प्राइड इज अटैच्ड, पूरी दुनिया की नजरें अभी इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है, इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रेटेजिक और इतना बड़ा है, तो दैट्स व्हाई इसके ऊपर ज्यादा कमेंट्री हो रही है।
हर कोई जो है जो जिस पार्टी से जो वॉर को रुकवाना चाहते हैं वो इसको बड़ा पॉजिटिव देखेंगे कि चले जी इससे एस्केलेशन नहीं हुई, अगर पकड़ा जाता तो शायद एस्केलेशन आगे चली जाती। लेकिन पायलट का पकड़ा जाना ना पकड़ा जाने से ज्यादा मेरी नजर में इंपॉर्टेंट चीज जो है ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट में वो जहाज का गिराया जाना है, क्योंकि अमेरिकन वर क्लेमिंग के कंट्रोल जो है हवाओं का कंट्रोल हमारे पास है और उसके बावजूद इस जहाज का गिराया जाना, इसका मतलब देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विद द इरानियंस व्हिच हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। और ये अभी और फिर अगर ये दूसरी बातें भी सही हो जाती है कि C-130 का और हेलीकॉप्टर्स का गिराया जाना है, तो फिर तो आई थिंक वी हैव अ सिचुएशन अगेन, और बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा अमेरिकन को टू ऑपरेट इनसाइड ईरान। और देखते हैं अभी नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद जो अल्टीमेटम चल रहे हैं उसका क्या तरीक़ेकार होगा जी, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रंप ने जो थ्रेट की है या उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, ऑल आइज ऑन दैट अल्टीमेटम ऑल्सो। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और उसके बाद बात करेंगे जो हुकूमत ने सब्सिडी दी है ऑयल के हवाले से, उसका तरीकाकार क्या है, आम शहरी उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, उस पर तफसीलन बात एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मशरिक़ वुस्ता जंग कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तानी आवाम को महंगाई से बचाना हुकूमत का बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसी हवाले से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत और हुकूमती सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए माहाना और मिनी बस और वैगनों को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है ताकि किरायों में इजाफा ना हो। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000 जबकि डिलीवरी वैनों को 35,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। सिंध की बात करें तो सिंध हुकूमत ने भी 1.72 अरब रुपए की सब्सिडी की तफसीलात जारी कर दी हैं। अवामी ट्रांसपोर्ट के किरायों को काबिल बर्दाश्त रखने के लिए 50,000 से 10 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि बाइक राइडर्स को माहाना 2,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। ऐसे ही पंजाब में 25 एकड़ अराजी के काश्तकारों की माली मुआवनत की जाएगी। 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फौरी तौर पर फ्री कर दी गई है। लोग मेट्रो, ऑरेंज लाइन और स्पीडो बसों पर फ्री सफर कर सकते हैं। इसके अलावा मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म कर दिए गए हैं। मोटर बाइक ट्रांसफर फीस भी माफ कर दी गई है। हर रजिस्टर्ड बाइक को 2,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड बाइक को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी मिलेगी। रजिस्टर्ड मोटर बाइक मालिकान फ्यूल सब्सिडी के लिए प्ले स्टोर पर मोबाइल ऐप मरियम को बताएं इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट और हेल्पलाइन 1000 पर कॉल कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।